के मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां गरियाबंद, सूरजपुर और कोरबा में पिछले कुछ दिनों से हाथियों का उत्पात जारी है। हाथी न सिर्फ घरों को बल्कि फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। छत्तीसगढ़ में ये समस्या बरसों पुरानी है। हाथियों के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में हाथी और मानव द्वंद नहीं थमा। छत्तीसगढ़ में हाथियों के लिए अलग कॉरिडोर को लेकर भी लंबे समय से राजनीति होती रही है, लेकिन अब तक एलिफेंट रिजर्व पर भी बात आगे नहीं बढ़ पाई है। आलम यह है कि लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। आज चर्चा इसी मसले पर कि हाथियों की समस्या को लेकर जिम्मेदार कितने गंभीर हैं। सिर्फ मुआवजा देने भर से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? हाथियों के लिए कॉरिडोर का काम कब तक पूरा होगा? सभी दल एक मंच पर आकर इस पर बात क्यों नहीं करते? ये तमाम सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जी हाँ, ये तस्वीरें किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के रिहायशी इलाकों की है। पिछले कुछ दिनों से गरियाबंद, सूरजपुर, कोरबा इन सभी जगहों पर हाथियों का उत्पात जारी है। कहीं हाथी हाईवे पर आ जा रहे हैं तो कहीं रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं। कई जगह फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हाथियों की समस्या कोई नई बात नहीं है, बल्कि साल के 12 महीने किसी न किसी इलाके से मानव हाथी द्वंद की खबरें आती ही रहती है। हालांकि छत्तीसगढ़ में इसे लेकर सियासत तो खूब होती है, लेकिन अब तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया है। हालांकि सिमटते जंगल और खनन भी हाथियों को रिहायशी इलाके में घुसने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में लंबे समय से एलिफेंट कॉरिडोर का काम नहीं हो पाया है। चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या कांग्रेस की, एलिफेंट कॉरिडोर का मामला लटकता ही रहा है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी शासनकाल में हसदेव अरण्य में एलिफेंट रिजर्व बनाने का प्रस्ताव तत्कालीन केंद्र की यूपीए सरकार को भेजा गया था। 2005 में हसदेव अरण्य के 450 वर्ग किलोमीटर एरिया को एलिफेंट रिजर्व बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था। केंद्र की यूपीए सरकार ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन राज्य की रमन सरकार 2018 तक अधिसूचना ही जारी नहीं कर पाई। 2005 में राज्य सरकार ने 3 क्षेत्र को एलिफेंट रिजर्व बनाने का प्रस्ताव रखा। 5 अक्टूबर 2007 को केंद्र की यूपीए सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी। तब तामोर पिंगला रिजर्व और बादलखोल सेमरसोत रिजर्व की घोषणा हुई, लेकिन तब भी लेमरू वन क्षेत्र को एलिफेंट रिजर्व घोषित करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं कांग्रेस शासनकाल में 27 अगस्त 2019 को लेमरू एलिफेंट रिजर्व पर कैबिनेट की मुहर लगी। करीब 1995 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को बढ़ाकर 3827 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया, लेकिन लेमरू एलिफेंट रिजर्व को अधिसूचित करने या इसे नो गो एरिया घोषित नहीं किया गया। इसके बाद हसदेव अरण्य में सभी कोल ब्लॉक को रद्द करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजने का दावा किया गया, लेकिन आज तक हसदेव अरण्य में भूमि डाइवर्जन नहीं रद्द किया गया है। तो हाथियों के लिए अलग कॉरिडोर बनाने का काम कछुए की चाल से भी धीमा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में हाथी और मानव संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पृथ्मेश मिश्रा, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, राजीव चक्रवर्ती, बीजेपी नेता, अभय नारायण राय, कांग्रेस प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से लगातार हाथी आतंक फैलाते जा रहे हैं और अब कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल बन चुका है, जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। अभय नारायण जी, और कितना इंतजार करना होगा? गीतू जी, हाथी और मानव द्वंद को लेकर भूपेश सरकार ने अपनी कार्य योजना तैयार की है और जो घटनाएं घट रही थी उसको लेकर चिंता भी प्रकट होती है और उसके उपाय निकाले जाते हैं। अभी पूरे प्रदेश में जिला स्तरीय समिति बना दी गई है। जैसी जानकारी प्राप्त होती है कि हाथियों का दल की ओर बढ़ रहा है, जो जिला स्तरीय समिति है, कलेक्टर उसके अध्यक्ष होते हैं, एसपी, डीएफओ, तमाम अधिकारी उसके सदस्य होते हैं और पूरा का पूरा उन गांवों को अलर्ट किया जाता है कि उधर हाथी दल जाने वाला है, अलर्टनेस रहे। आकाशवाणी से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी हमारे पास अवसर उपलब्ध होते हैं सरकार के पास, सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करती है। कुछ वाहन हमने कर रखे हैं जो वाहन जाकर उन गाँव में प्रसारण करते हैं। उसके बाद भी हाथी जब अपने गलियारे से बाहर आता है और गांव की ओर मुड़ जाता है तो समस्या तो होती है। गलियारे को भी
गलियारे को भी हरा भरा करने का काम सरकार के योजना में शामिल है। जो गलियारा है उसमें फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं। जो नरवा के वन विभाग में नरवा के माध्यम से ये पूरी व्यवस्था की गई है कि हाथियों के लिए पानी इकट्ठा हो जाए। नरवा के माध्यम से फलदार वृक्ष लगा दिए गए हैं कि उनके गलियारे के आसपास उनको गांव की तरफ या आबादी की तरफ न जाना पड़े, ये प्रयास किया जाता है। लेकिन जैसा स्वभाव होता है, जब हाथी को छूट जाता है, दल से कोई हाथी पिछड़ जाता है, वो हाथी फिर दिशा भटकता है और भटक के जब तक वो अपनी दल में नहीं जाता तब तक वो नुकसान पहुंचाते हुए चलता है। और सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से अलर्ट है। लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर भी आपने रिपोर्ट में दिखाया, उसकी जमीन बढ़ा दी गई है, उस पर कार्य हो रहा है। हसदेव अरण्य में जो खुदाई हो रही थी उसको कैंसिल करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिख दिया गया है, रोकने की बात कही गई है। तो सरकार लेकिन 18 के बाद से लगातार अभी जी, लेकिन जो लैंड डाइवर्जन है, जो भूमि, देखिए जो भूमि डाइवर्जन है वो तो नहीं किया गया है। यानी कि पहले आपने जो लैंड अलॉट की थी किसी और पर्पस के लिए, वो कम से कम डाइवर्ट तो कर दीजिए। कम से कम उसका भी एक पंजीकरण होना चाहिए जिससे कि पूरी तरह से हो जाए कि ये वाकई एलिफेंट कॉरिडोर यहाँ पर बनाया जाएगा। गीतू जी, केंद्र सरकार ने अलॉट कर दिया था, राज्य सरकार की प्रक्रिया चालू हो गई थी। केंद्र और राज्य के संघ के संबंध होते हैं, कुछ चीजों को मानने की बाध्यता होती है। उसके बाद भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर हमने इनकार कर दिया है कि वहाँ पे कोई खनन नहीं होना चाहिए, हटाओ भी रोक दिया गया है। और लेमरू प्रोजेक्ट के तहत जो एलिफेंट गलियारा बन रहा है, जो हाथी रिजर्व क्षेत्र रहेगा, उसमें कोई प्रकार की गतिविधि, देखिए 5 साल हो गया आपकी सरकार को, घोषित नहीं किया गया है जी, अभी भी ये सब काम हो ही रहा है सरकार जी। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्रथमेश मिश्रा जी, 15 साल में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन 5 साल की सरकार ने बिल्कुल सवाल बनेगा बीजेपी से भी और आगे भी करने की योजना है। जी, राजीव जी से भी सवाल बनेगा यही, लेकिन उससे पहले प्रथमेश जी आपसे मैं समस्या को समझना चाहती हूँ। आखिर इतनी धीमी गति से काम हो रहा है, आपको लगता है कि सरकार की मंशा है कि नहीं है? हाथियों ने वन्य प्राणियों की तरफ से आके हमको संदेश दिया है कि हमारे घर को छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हारे घर में घुसेंगे। ये हमको समझना होगा और इस आवाज को सुनना होगा और जंगल से हटना होगा, चाहे सरकार हटे चाहे हम हटे। सरकार को वहां खनन तुरंत बंद करना चाहिए। ये राज्य सरकार के अधिकार के क्षेत्र में है कि हमको यहाँ पर समस्या हो रही है, ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, आप खनन बंद करिए। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, आप यहाँ से अपनी खदान की कंपनी उठाइए और भाग जाइए जी। बिल्कुल इसको तुरंत राज्य सरकार के अधिकार में उसको बंद करवा सकती है। कोई एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए। राज्य सरकार ने पीईकेवी खदान का एक्सटेंशन हजारों पुलिस वालों को लगाकर एक दिन में 8000 पेड़ कटवाए जी। तो ये केंद्र सरकार की पुलिस तो नहीं आई थी। तो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार तो बिखी हुई है बड़ी कंपनियों के हाथों में, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों में, सब जानते हैं, पर राज्य सरकार भी तो अपनी जिम्मेदारी निभाए। हमको हाथियों को के साथ रहना सीखना होगा, ये हमको देखना होगा जी, और समस्या का समाधान खोजना चाहिए। अब हम हाथी के बगैर ये नहीं सोचेंगे हम हाथी को खदेड़ देंगे, उनको घने जंगल में डुबोक कर देंगे। हाथी जहाँ है आते जाते रहेंगे, हम सबको उनके साथ रहना सीखना है। दूसरे प्रदेशों में जी या देशों में कैसे लोग रहते हैं, वहां तो इतनी घटनाएं सुनने में नहीं आती। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ क्यों इतनी घटनाएं होती है, इसके ऊपर हमको विचार और शोध करना पड़ेगा जी कि क्या कारण है हाथी हिंसक हो जाते हैं। हाथी बहुत समझदार प्राणी है, यदि हम उसको गुस्सा नहीं दिलाएंगे तो वो नाराज नहीं होगा। ये हमको शोध करके ग्रामीणों को और सरकार को सीखना होगा। कोई हाथी कॉरिडोर बना दें कि और हाथी को बोल दें कि आप उस कॉरिडोर में चलो,
ये आपकी सेंचुरी बना एक दी। जागरूकता अभियान की भी बहुत जरूरत है, जिसमें कि ग्रामीणों को भी समझाया जाए कैसे अगर हाथी उनके गांव में घुसते हैं या किस तरह से हाथियों के साथ व्यवहार होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट उनके साथ होना चाहिए। ये भी एक बेहतर सुझाव है राजीव जी। लेकिन हमने देखा जिस तरह से बीजेपी की भी सरकार थी और यहाँ पर अभय नारायण जी भी लगातार यही सवाल उठा रहे हैं कि पहले की सरकारों ने इतना काम नहीं किया जितना कि इस शासनकाल में हो गया है। नहीं, देखिए द्वंद्व तो चल रहा है। सबसे पहले मैं निरपेक्ष रूप से बोलूंगा कि इसमें भाजपा कांग्रेस से पहले जो जैसे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट मिश्रा जी कह रहे थे, बहुत सही कह रहे थे कि हम इंसान दोषी हैं कि हम लोगों ने हाथियों को, हमारी जनसंख्या बढ़ती गई जी, और हम उनकी जमीन छीन रहे हैं। हाथी हमारी जमीन नहीं छीन रहा, बिल्कुल हमने अतिक्रमण किया है अब कोयले के लिए, लोहे के लिए। अब बात आते हैं कि ये हुआ क्यों, जब लगातार वनों की कटाई हुई और ये कटाई रोकने के लिए 1976 से बात चल रही थी, लेकिन कांग्रेस का शासनकाल रहा, श्यामाचरण जी मुख्यमंत्री रहे, दिग्विजय सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे। लगातार वाइल्ड लाइफ लोग कहते रहे कि जो रिजर्व सेंचुरी है उन जगहों को खनन से रोका जाए, जो प्रथमेश जी भी कह रहे थे, लेकिन नहीं रोका गया। जो हवा है लोहे की, कोयले की, अमरक की, तो आप देखेंगे ये जो 8 जिले बताए जा रहे हैं, जैसे गरियाबंद है महासमुंद में, कोरबा है, आपके महेंद्रगढ़ में चिरमिरी है, तो लगातार जो एलिफेंट कॉरिडोर है और लैमरी प्रोजेक्ट बनाया गया, लेकिन आज तक उसमें कागजी कार्रवाई हुई है। हाथी के धन के नाम पर वन विभाग के लोग और मंत्री मोटे होते गए हाथियों की तरफ, लेकिन हाथी और मनुष्य द्वंद्व को नहीं रोका गया। तो वो द्वंद्व को रोकने का आपके पास मॉडल है, असम उसके पास आपके सामने मॉडल है। और असम में आज से नहीं, वर्षों से जब जंगल कट रहे थे रेलवे स्लीपर के लिए, तो असम तो उसका रहवासी क्षेत्र है, जो कर्नाटक के जंगल में रहवासी क्षेत्र है नेचुरल। छत्तीसगढ़ में तो हाथी वहीं से अतिक्रमण होते हुए, हाथियों की जगह नहीं थी छत्तीसगढ़, वहां से वो आते गए। अब वहां से आने के बाद जिस प्रकार से कर्नाटक के मॉडल को आप अपना सकते हैं, असम के मॉडल को अपना सकते हैं कि किस प्रकार से वहां द्वंद्व को रोका गया है। केरला उसका उदाहरण है कि किस प्रकार से ट्रेंड किया गया है कि कुमकी हाथी जिसे हम कहते हैं, जो जंगली हाथी नहीं होते, वो जंगली हाथियों को अपने बिहेवियर में कैसे लाया जाता है, उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। अब पार्टियों को दोष देने से कोई काम नहीं पड़ेगा, काम करना पड़ेगा इच्छा शक्ति की, और वो इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया था मेमोरी प्रोजेक्ट के रूप में, बाकी प्रोजेक्ट के रूप में। अभी मैं फिर कहता हूँ, अगर हम वाद विवाद करेंगे तो इसका हल नहीं है। बिल्कुल, और इसमें विवाद भी नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल। जी, हम इसमें हल निकालने की कोशिश ही कर रहे हैं, इसलिए हम बार बार कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे को उठाया जाए और कहीं ना कहीं जागरूकता इससे जुड़ी हुई सामने आ सके। जी, तो उसका लिए गीतू जी मैंने कहा ना कि मॉडल है, क्यों नहीं हम कर्नाटक मॉडल को अपनाते, क्यों नहीं हम असम के मॉडल को अपनाते जो वर्षों से पीड़ित रहे। देखिए असम में तो इतनी अवस्था थी 80 के दशकों में कि रेल लाइन में बैठ जाया करते थे हाथी, और वो हटते नहीं थे। इसके लिए रेल आवागमन 2-2 दिन। जी बिल्कुल। अभय जी तो राजीव जी जिस तरह से सुझाव दे रहे हैं, क्या उस पर पहले काम किया गया है? निश्चित रूप से राजीव जी ने बहुत अच्छी बातें कही और अच्छा उदाहरण भी दिया है असम और कर्नाटक का। ये उनका अध्ययन बताता है कि हाथियों को लेकर उन्होंने अध्ययन किया है और उनकी जानकारी बहुत पुख्ता है। छत्तीसगढ़ सरकार के भी जो वन विभाग है, तो हमारे वन मंत्री मोहम्मद अकबर जी इसको लेके कई प्रकार के प्रयोग भी चल रहे हैं कि उनको खाने की आवश्यकता न पड़े कि वो गाँव की तरफ आए। धान खिलाने की काम भी किया गया कि वहाँ धान डाल दिया जाए। बहुत सारे ऐसे उपाय किए गए जिनकी आलोचना भी हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अपने काम में लगी है और लगी रही। 450 वर्ग किलोमीटर जमीन को आज 3800 वर्ग किलोमीटर जमीन कर दिया गया। एक गलियारा बनाया गया, गलियारा में नलवा के माध्यम से काम किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा ना कि दूसरे प्रदेश के हाथी छत्तीसगढ़ में आते हैं और फिर दूसरे प्रदेश में निकल जाते हैं। हाथी जानवर भी समझदार है, जब तक हम उसको नहीं छेड़ेंगे तब तक वो हमको नहीं छोड़ेगा। प्रथमेश मिश्रा जी बिलासपुर के हैं, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उनका अध्ययन भी बहुत पुख्ता है। लेकिन जैसे जैसे विकास होता है गीतू जी, मनुष्य को बिजली भी चाहिए, मनुष्य को फर्नीचर भी चाहिए, मनुष्य सारी सुविधाएं चाहता है और फिर चाहता है कि जंगल बचा रहे, फिर चाहता है कि जानवरों को हम छेड़े भी ना। तो विकास और विनाश जो एक साथ चल रहे हैं और हम सब भौतिक सुखों की ओर जा रहे हैं और बाकी दुष्परिणाम को भूल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको भी आवश्यकता अनुसार बिजली की बचत करनी होगी, बिजली की खपत कम करनी होगी। आज छत्तीसगढ़ क्या है, आज छत्तीसगढ़ पूरे देश को बिजली सप्लाई करने का काम कर रहे हैं।
बिजली के लिए कोयले की आवश्यकता पड़ रही है, कोयले के लिए जंगल खोदे जा रहे हैं। एक तरफ आप हमारे नेता पूरा भाषण देते हैं कि पूरे घर घर बिजली पहुंचनी चाहिए, और दूसरी तरफ नेता भाषण देते हैं कि हाथी को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं अपने जीवन को भी हमको जंगल के जो जीव जंतु हैं जिनके साथ हम हजारों लाखों वर्षों से जीते आ रहे हैं, उनके अनुसार ही ढल के रहना पड़ेगा। अपनी भौतिक सुखों की तरफ भी ध्यान नहीं देना होगा। जब तक हम नहीं ढलेंगे तो वो एक बार फिर से हमें नुकसान पहुंचाएंगे। जब तक हम उनका वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट की बात नहीं मानेंगे, तब तक कामों कैसे ही होंगी। और सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल सरकार की मैं तारीफ करता हूँ। भूपेश बघेल जी व्यक्तिगत रूप से उन जगहों में गए हैं, जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तो सारी जगहों में गए हैं, उन्होंने अध्ययन किया है। हमारे वन मंत्री भी इसमें बहुत एक्सपर्ट लोगों की राय ले रहे हैं, ऑल इंडिया से भी एक्सपर्ट लोग आए हुए हैं। और छत्तीसगढ़ में जो वाइल्ड लाइफ के जानकार हैं, उनको भी सरकार के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। हमारे बिलासपुर के मंसूर खान जी इसमें काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। गीतू जी, मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपका चैनल बार बार इस मानव और हाथी के द्वंद्व को उठाता है, समाधान खोजने का प्रयास करता है। और मैं चाहता हूं कि जिन डिबेटों में हम बैठे हैं, राजीव जी, मैं और पृथ्वी मिश्रा जी, ऐसे डिबेटों से ये बात है जो सरकार को सुझाव के रूप में काम है। मुझे जो बात अच्छी लगेगी मैं सरकार के सामने आज के बिल्कुल मिलजुल कर इस पर काम होना चाहिए। प्राप्त हुई, हमको इस रास्ते चलना चाहिए। बिल्कुल, पक्ष विपक्ष दोनों बैठे और मिलजुल कर इस पर काम होना चाहिए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और ऐसे में कहीं ना कहीं लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रथमेश जी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे और किस तरह से इस समस्या को हैंडल किया जा सकता है अभी जो मौजूदा स्थिति है? मेरा कहना यह है कि जंगल बनाए नहीं जाते, जंगल अपने आप बनते हैं, बशर्ते उनको छेड़ा ना जाए। प्रकृति अपने आप को खुद पुनर्जीवित करती है। नरवा, घुरवा, बाड़ी जैसे करोड़ों के प्रोजेक्ट से जंगल बढ़ने वाला नहीं। फलदार पेड़ अपने आप, जंगल में अपने आप से पेड़ फलदार होते हैं जो जानवर खाते हैं। अपने आप बांस लग जाते हैं, जंगली पेड़ लग जाते हैं जो जानवरों और हाथियों के लिए अच्छे होते हैं। बस हमको उसमें छेड़खानी बंद करनी होगी, वनों में दखलंदाजी बंद करनी होगी, चाहे सरकार की दखलंदाजी हो, प्रोजेक्ट को लेकर हो, या मानव की दखलंदाजी हो, चारागाह मवेशी चराने को लेकर हो। आज जंगल जाइए, आप हंसदे में जंगल जाइए, कोई भी जंगल जाइए, बड़े पेड़ जरूर दिखेंगे, पर नीचे झाड़ियां और बांस वगैरह बिल्कुल साफ हो जाता है। ये जो जानवरों के खाने के लिए होते हैं, इनको हमको बनाना होगा। वहां पर जब तक छेड़खानी बंद नहीं करेंगे, तब तक ग्राउंड फ्लोर का जो झाड़ीनुमा जंगल है वो नहीं बढ़ेगा। हाथी, हिरण आके हमको नहीं बताएगा। हिरण कमजोर प्राणी होता है, वो अगर शहर में आएगा तो हम उसको मार डालेंगे, गांव में आएगा तो हम लोग मार डालते हैं उसको। उसने अपने प्रतिनिधि के रूप में हाथी को भेजा, एक ताकतवर आपने प्रतिनिधि को भेजा कि समझ जाओ आप कि हमारे पास भी ताकतवर आदमी है, ताकतवर फौज है। तो उसकी चेतावनी हमको समझना चाहिए वन्य प्राणियों की, और हमको सावधान हो जाना चाहिए, उनके लिए जंगल छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, और ये सही बात है कि इन वन्य प्राणियों को हमें समझना होगा, नहीं तो ये हमें और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। और जो कि हम देख रहे हैं कि लोगों की जान भी इसमें जा रही है, तो अब इसमें एक बड़ा कदम उठाने की बेहद तेजी के साथ जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।